डिफरेंस बिटवीन थ्री मेजर क्लासेस ऑफ एल्गी। ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी जिसे हम लोग फेयोफाइसी कहते हैं और रेड एल्गी रोडोफाइसी कहलाता है। और इसमें जो डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन हैं, इसमें कि ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो सामान्यतः फ्रेश वाटर में यानी कि मोस्टली फ्रेश वाटर्स ही होते हैं। ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। साथ साथ जो है हमारे रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी जो हैं ये मोस्टली मैराइन है यानी कि ये समुद्रों में पाए जाते हैं। अगला हमारा है कि सेल वॉल जो होता है वह ग्रीन एल्गी का वह सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद ब्राउन एल्गी जो हमारा है वो सेल वॉल जो उनके बने होते हैं सेलुलोज और एल्जीन के बने होते हैं। रेड एल्गी की बात की जाए तो वह जो होता है रोडोफाइसी का जो सेल वॉल होता है वह सेलुलोज से निर्मित होता है। इनके जो पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं यानी उपस्थित होते हैं। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। एंड रेड एल्गी में जो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी जो है वो प्रेजेंट हैं। ग्रीन एल्गी की बात की जाए तो फ्यूकोजेंथिन क्या है, एब्सेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन जो है वो प्रेजेंट है। एंड रेड एल्गी में रोडोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन क्या है, प्रेजेंट है, इसमें पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी की बात की जाए तो फाइकोबिलिन्स जो होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी में फाइकोबिलिन्स एब्सेंट होते हैं एवं रेड एल्गी में जो है फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड की बात की जाए कि उसमें क्या जो है फूड रिजर्व होता है तो ग्रीन एल्गी में जो है स्टार्च जो है वह क्या होते हैं, फूड रिजर्व के रूप में स्टोर होते हैं। ब्राउन एल्गी में जो है लेमिनेरिन जो है वो क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं। एंड रेड एल्गी का जो है क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल फ्लैजिलेटेड बॉडी वाले होते हैं। ब्राउन एल्गी जो है उसमें भी क्या होते हैं, मोटाइल फ्लैजिला पाया जाता है। लेकिन रेड एल्गी जो होते हैं वह क्या होते हैं, अनफ्लैजिलेटेड यानी उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। उसके बाद कि ग्रीन एल्गी में जो है फ्लैजिलर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी में जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और रेड एल्गी में भी क्या होते हैं, फ्लैजिलर जो है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जो है फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। कशेरुक और अकशेरुक में क्या अंतर है? कशेरुक यानी कि कॉर्डेट्स, अकशेरुक मतलब नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड कशेरुक में यानी कि कॉर्डेट्स में उपस्थित होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होते हैं यानी एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, एकल तथा खोखला नाल के रूप में मौजूद होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोहरा, उदरीय और ठोस होता है। कॉर्डेट्स यानी कि कशेरुक में एम्ब्रायनिक अवस्था में गल्फरें पाई जाती है और नोटोकॉर्ड की कंडीशंस में यानी अकशेरुकी में गल्फरें जो है वो अनुपस्थित होती हैं यानी कि एब्सेंट होती है। हृदय उदरीय होता है और नॉन कॉर्डेट्स की बात की जाए तो हृदय जो है यहाँ पर पृष्ठीय होता है। कॉर्डेट्स यानी कि कशेरुकी में पूंछ जो है वह गुदाद्वार के बाद होता है और नॉन कॉर्डेट्स की बात की जाए तो पूंछ जो है वह गुदाद्वार के पहले होता है। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स यानी कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज क्या, प्रेजेंट यानी कि पादप कोशिका में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है वह मौजूद होती है। लेकिन एनिमल सेल की बात की जाए तो उसमें जो सेल वॉल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं यानी अनुपस्थित होते हैं। दूसरा है प्लास्टिड्स प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। किसमें होते हैं, तो प्लांट सेल्स के केस में जो है प्लास्टिड क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन एनिमल सेल की बात की जाए तो इसमें जो है प्लास्टिड क्या जो होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं
और फंजाई जो हैं वो क्या है, जो कि हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल्स नहीं होती है और जिस वजह से वो जो हैं हेट्रोट्रॉप्स यानी कि वे अपना खाना नहीं बना सकते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, वे ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं जनरली, लेकिन एनिमल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, यानी कि वे परपोषी होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी दूसरे से पोषण लेते हैं। उसके बाद प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें नो सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि उसमें सेंट्रोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में जो है वो क्या होता है, सेंट्रोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इसमें क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इक्वेटर्स टू पोल क्या होते हैं, बनते हैं। एवं एनिमल केस में जो है स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म पोल टू पोल, यह क्या होता है, पोल टू पोल क्या होते हैं, बनते हैं। अगला है कि प्लांट सेल्स में जो है डिवीजन जो होता है सेल में वह सेल प्लेट फॉर्मेशंस के द्वारा होता है। लेकिन एनिमल सेल की बात की जाए तो ये कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसमें संकुचन होता है, यानी कि एनिमल सेल्स दे डिवाइडेड बाय द कंस्ट्रिक्शंस एट द इक्वेटर्स। ये क्या होते हैं, इसमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं ब्रांचेज ऑफ बॉटनी एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत जो है वो जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों का गणितीय विवेचन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी यानी पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन है। एनाटॉमी जो है वह आंतरिक संरचना का अध्ययन है। टैक्सोनॉमी पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत जो है बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जो है जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो है यानी ब्रायोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडियोलॉजी के अंतर्गत जो है पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी जो है वह वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। डेंड्रोकोनोलॉजी जो है वृक्षों की आयु का अध्ययन है। इकोलॉजी जो है वह पौधों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। इकोनॉमिक बॉटनी जो है वह आर्थिक महत्व के पौधे का क्या है, अध्ययन है। एम्ब्रायोलॉजी जो है युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन है। एवं इथेनोबॉटनी जो है वह आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का क्या है, अध्ययन है। इवोल्यूशन सजीवों के विकास क्रम का अध्ययन है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है अन्य ग्रहों पर संभावित जो जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री जो है वह वनों का क्या है, अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है अनुवांशिक एवं विभिन्नताओं का अध्ययन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का क्या है, अध्ययन है। जेरेंटोलॉजी जो है वह आयु के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का क्या है, अध्ययन है। हेरिडिटरी क्या है, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन क्या कहलाता है, हेरिडिटरी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी जो है वह लाइकेनों का अध्ययन है। लिम्नोलॉजी जो है वह झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का क्या है, अध्ययन है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। एवं माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कवकों का यानी फफूंद का अध्ययन करते हैं हम लोग। माइकोप्लाज्मोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम लोग माइकोप्लाज्मा का स्टडी करते हैं। नेमेटोलॉजी जो है निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। पेलियोबॉटनी जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, परागकणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी पादप रोगों व उपचार का अध्ययन करते हैं। पीडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं, सॉइल का स्टडी करते हैं। एवं पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषिता तथा परजीवियों का अध्ययन
का संबंध किया जाता है। फाइकोलॉजी जो है उसमें हम लोग शैवाल का स्टडी करते हैं एवं फार्माकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है एवं मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो है पादपों का आकारिकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी है तो फसल संबंधी पादपों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। रेडिएशंस बायोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव एवं उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। एवं फाइटोफिजिक्स के अंतर्गत भौतिक सिद्धांतों उपापचय में महत्व का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए तथा आरएनए का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम माध्यम पर उत्तकों का संवर्धन करते हैं। एवं हिस्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कोशिकाओं तथा उत्तकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति या स्थिति का अध्ययन हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जंतु विज्ञान की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी, एनाटॉमी, इसके अंतर्गत शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एरोबायोलॉजी में उड़ने वाले जीवित जीवधारियों जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। जू जियोग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी पर जंतुओं के विकास वितरण का अध्ययन किया जाता है। पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी के अंतर्गत जाति के विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी जो है वह जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन है। सार्कोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है एवं सीडेंटोस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन है। टेक्टोलॉजी के अंतर्गत जो है शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। टैटोलॉजी के अंतर्गत जो है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जो है जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर उनके प्रभावों का अध्ययन है। एंजाइमोलॉजी में जो है उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की औतिकी संरचना का अध्ययन होता है, किया जाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हेल्मिन्थोलॉजी के अंतर्गत परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत जो है वो संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। कैरियोलॉजी के अंतर्गत जो है केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन होता है एवं मैमेलोलॉजी के अंतर्गत जो है स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत जो है आणविक स्तर पर जंतु की रासायनिक का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में जो है
वह अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंध रखते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो है वह कंकाल तंत्र का क्या है, अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन की जाती है। ऑर्निथोलॉजी जो पक्षियों से संबंधित है। ऑफियोलॉजी जो सांपों का अध्ययन कहलाता है। एवं फिजियोलॉजी जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी जो है वो परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोमिक्स के अंतर्गत जन्युओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत जो है करोटी का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जो है सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन होता है। मोलेकुलॉजी जो है वो मोलस्का एवं उनके सेल्स या खोलों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी जो है वह कोशिका का बहुमुखी अध्ययन है। एवं एंटोमोलॉजी कीट पतंगों से संबंधित है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जो है जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्टोजेमी में जीवन वृत्ति का अध्ययन किया जाता है। एवं ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। There are some difference between lentic and lotic ecosystem. Lentic ecosystem and it includes all standing or stagnant water bodies like lake, pond, wetlands, etc. Water current is absent in lentic ecosystem. Thermal stratifications is present. And fourth is the environmental stable. And lotic ecosystem it is running or free water bodies. Example: river, streams, springs. Water current is present in lotic ecosystem. Thermal stratifications is absent. And in lotic ecosystem environment is unstable. वर्गीकरण प्रणाली को हम लोग बार बार क्यों बदलते हैं? बायोलॉजी अपडेट रिसर्च। नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता रहता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर करते थे। उसके पश्चात बाह्य आकारिकी वर्गीकरण का मुख्य आधार बन गई। उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी व अन्य उपकरणों की खोज के पश्चात आंतरिक संरचना तथा भौतिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा। वर्तमान में कोशिकीय संरचना, गुणसूत्र, जैव रासायनिक विश्लेषण, जीनी संरचना तथा डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है। इसीलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जा रही है। सिस्टम, रूट सिस्टम यानी कि पौधे के एक ऐसे हिस्से जो कहाँ हैं, जमीन के अंदर है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको क्या चीज़, अंडरग्राउंड पोर्शन। क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि एक ऐसा हिस्सा किसका जी, प्लांट्स का एक ऐसा हिस्सा जो कहाँ है, जमीन के अंदर है। तो इसको हम लोग क्या बोले, जड़ बोले। क्या बोले? जड़ बोले। यानी कि पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जो कहाँ है, जमीन के अंदर है, यानी भूमि के अंदर है। उसको हम लोग क्या बोले, जड़ बोले। क्या चीज़ कि जड़ जो होता है ना, उनका जन्म कहाँ होता है, बीज के मूलांकुर से होता है, यानी कि रेडिकिल से होता है। कहाँ से होता है? मूलांकुर से। इसको हम लोग बोले रेडिकिल, मूलांकुर। तो आफ्टर जर्मिनेशन किनके, सीड का जो है दो सिस्टम आए। पहला क्या चीज़, रेडिकिल, और दूसरा क्या, फ्लूमुल।
तो रेडिकल और प्लूमूल में जो आपका क्या है, रेडिकल जो है वो क्या करते हैं, रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। और देखिए ये रूट सिस्टम जैसे ही इस दुनिया में आते हैं ना, यानी कि जर्मिनेशन होता है किन का, रेडिकल का। यह देखिएगा क्या चीज़ कि सामान्य रूप से ये कहाँ होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, और इनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है, माने कि ये वृद्धि तथा विकास करते हैं या किसके ओर, गुरुत्वाकर्षण बल की ओर करते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि जड़ का जो है विकास जो होता है ना, वृद्धि जो होती है वह भूमि के अंदर होती है। और अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कह रहे हैं तो क्या होगा, प्रकाश के विपरीत होगा, नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन भूमि में और प्रकाश के विपरीत, तो बात तो एक ही है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि जड़ जो है यानी रूट सिस्टम जो है वो कैसे हैं, पॉजिटिव, कैसे हैं, जियोट्रॉपिक, या निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक। तो ये जो आपका क्या है टर्म है, ये क्या बताता है कि जड़ का जो विकास होता है ना वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन भूमि में होता है, ठीक है। और किसके विपरीत, प्रकाश के विपरीत कहाँ, जमीन में होता है। मुख्य रूप से इनका क्या काम, सूट सिस्टम को क्या करना, संभाले रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द सूट सिस्टम। ये क्या करता है, पौधे को किससे, जमीन से संभाले रखता है। कौन, जड़। अब देखिए जड़ कैसे हैं, तो जड़ जो हैं रंगों में कैसे, मटमैले तथा सफ़ेद रंगों की होती है, व्हाइटिश ब्राउनिश कलर की होती हैं। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल लवक का क्या होगा, अभाव होगा। और अगर अभाव है ना तो यह कैसा होगा, हरा तो नहीं होगा। तो कैसे हैं, मटमैले तथा सफ़ेद रंगों के हैं। इसमें क्या है, पर्व तथा पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि गांठनुमा संरचना इस पर नहीं होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट हैज़ नो नोड एंड इंटरनोड। इसमें पर्व तथा पर्व संधि नहीं पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर पर्व और पर्व संधि का क्या होता है, अभाव होता है। बात करें हम लोग फंक्शंस की, तो फंक्शंस में इनके प्राइमरी फंक्शंस में क्या है कि जड़ के द्वारा जो है क्या किया जाता है, जड़ के द्वारा जो है किससे, मिट्टी से, अंडरग्राउंड यानी किस जगह से क्या करता है, सॉइल से क्या होता है, मूल रोम की मदद से, इसको क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स कहाँ है, आपके रूट जड़ में। रूट हेयर्स की सहायता से क्या करते हैं, ये वाटर तथा मिनरल्स अवशोषण करते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। और क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है किसको, सूट सिस्टम को, ताकि क्या मिले उनको, न्यूट्रिएंट्स मिले। और न्यूट्रिएंट्स क्यों, क्योंकि जो है इनको क्या करने हैं, एक वाइटल प्रोसेस करने हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी है। और इसके दौरान क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये इसका क्या है, रॉ मटेरियल्स है ना, रॉ मटेरियल्स। जो जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगर क्या होगा, पत्तियों में जो है क्लोरोफिल नहीं होगा, प्रकाश नहीं आएंगे, और जो है जल के द्वारा क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो हमारे पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगर ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस दौरान जो है ये क्या करते हैं, हमारे जड़ सिस्टम जो है ना, रूट सिस्टम, ये उपलब्ध कराते हैं क्या चीज़, आवश्यक सामग्री, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। अगर जड़ जो है अपना काम करना छोड़ दें
तो क्या होगा, बाधित होगा। आगे की जब इनका क्या काम, ये क्या है इसका प्राइमरी फंक्शन, क्या है प्राइमरी फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्य। क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्य। अब क्या कि प्राथमिक कार्य को छोड़ करके अब अगर क्या करे, दूसरा काम करने लगे। दूसरा काम मतलब स्टोरेज ऑफ फूड, हिंदी बोले तो भोजन संग्रह, भोजन संग्रह करने लगे, रिस्पायरेशंस करने लगे, श्वसन करने लगे, तो क्या होगा, आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द सूट सिस्टम, सूट सिस्टम। अगर ये क्या करेंगे, तने को सहारा प्रदान करे ना, तो इस तरह से उनका क्या होगा, आकार भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था किस रूप में, रूपांतरण। और रूपांतरण इसी को इंग्लिश में बोले थे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस क्या है कि जब क्या होता है कि आपके रूट सिस्टम जो हैं प्राइमरी कार्य को छोड़ करके, यानी प्राथमिक कार्य को छोड़ करके क्या करते हैं, अन्य दूसरे कार्य करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो है शेप साइज जो है वह बदल जाता है, जिस वजह से क्या कहते हैं, रूप में अंतर होता है, यानी कि वो आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन। और जड़ में, जड़ का जन्म कहाँ से, रेडिकल से। जड़ है तो जड़ में ये क्या चीज़ है, रोम। प्राइमरी और सेकेंडरी है, लेकिन ये जो पहला आपका है जिसका जर्मिनेशन कहाँ से हो रहा है, रेडिकल से, इसको हम लोग क्या बोले थे कल, प्राथमिक मूल बोले थे या जड़ बोले थे। इनसे जो ब्रांचेज निकले इसको हम लोग नाम देते द्वितीयक जड़ बोले थे। और जो है अगला ये क्या है, टर्सरी रूट, जिसको हम लोग तृतीयक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीयक जड़ कहते हैं। और आगे जो है वो है इनका टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हम लोग इतना तक भी देखे थे कि इनके जो है प्रकार में 2 प्रकार था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जड़ का जन्म कहाँ से हो रहा है, तो रेडिकल से हो रहा है, मूलांकुर से हो रहा है। अगर मूलांकुर से होगा तो उसको हम लोग नाम दिए थे मूसलाजड़। क्या नाम दिए थे, मूसलाजड़, मूसलाजड़। इसी को इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और दूसरा क्या है, अपस्थनिक जड़, इसी को क्या कहते हैं, एडवेंटिटस रूट। और टैप रूट सिस्टम, मूसलाजड़, जड़ का एक ऐसा प्रकार जिसका जन्म कहाँ होता है, बीज के मूलांकुर से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आधार रखेंगे। आधार क्या होगा, ओरिजिन, उत्पत्ति कि जड़ कहाँ से आ रहे हैं, जड़ का जो है उत्पत्ति किससे हो रहा है, किन पोर्शन से हो रहा है, तो मूलांकुर से होगा। अगर मूलांकुर से होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूसलाजड़ कहेंगे। और इसके अलावे अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपस्थनिक जड़ कहेंगे। ठीक है। प्रदेश, मूल के प्रदेश। अब प्रदेश मतलब क्या होता है, क्षेत्र, कि जड़ में जो है कहाँ जो है, कौन से क्या है, क्षेत्र है, रीजन्स है, या हम लोग उसको क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, या जोनेशंस बोल सकते हैं। कि जड़ों में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं, जड़ जिसका हम लोग पढ़ चुके हैं ओरिजिन क्या है, ओरिजिन जो है वो है रेडिकल। क्या है, रेडिकल है, यानी कि इनका जन्म जो होता है वह बीज के मूलांकुर से होता है। और यह जो है इनका जो डेवलपमेंट्स यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है वह किनके और होता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन भूमि में वृद्धि करते हैं। और अगर हम लोग दूसरे भाषा में बोले तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश के विपरीत। यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो पहला होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये किन के लिए इस्तेमाल किए, जड़ के लिए, रूट के लिए। यानी कि रूट में क्या होगा, इस तरह से ओरिजिनेशन होगा, रेडिकल से आएंगे, और इनमें जो गुण होगा वह कहाँ होगा, जमीन के अंदर रहेगा, या जो है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करेंगे और प्रकाश के
विपरीत। तो बात तो एक ही है ना जी, अगर हम लोग क्या बोले गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बोलें या प्रकाश के विपरीत, तो कथन तो एक ही है, स्टेटमेंट वही कहता है कि आपका जो ओरिजिनेशन होगा कहाँ से होगा, डेवलपमेंट जो होगा वह कहाँ होगा, टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस होगा, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जाएगा। बात करें हम लोग रीजन्स की, रीजन या इसको क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। तो मूल में कितने जोन, तो जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, जड़ में कितने रीजन्स। सामान्य रूप से क्या होता है कि जड़ जो है जमीन के अंदर होते हैं, ये तो हम लोग को पता है। और उनमें जो है सबसे क्या लास्ट वाला पोर्शन, प्याज लाए जी, नहीं लाए, चलिए लेके आइए, एक बच्चे जाइए दौड़ के लेके आइए। जड़ का कहाँ सबसे लास्ट पोर्शन कैसा है, टिप। टिप कैसा है, टिप मतलब होता है जड़ का क्या चीज, सबसे लास्ट, अंतिम सिरा। तो इसको हम लोग क्या बोले, रूट टिप बोले, क्या बोले, रूट टिप। और रूट टिप पर जो है क्या है, एक टोपीनुमा संरचना है, जिसको हम लोग क्या बोले, रूट कैप बोले, क्या बोले, रूट कैप, रूट कैप। ठीक इसके ऊपर जो है क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, यानी 10th, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन्स कहेंगे। अब क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। अगर मेरिस्टेमेटिक जोन है तो क्या करेंगे, कल बताए थे मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभोजित के। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरिस्टॉस एक टर्म है, मेरिस्टॉस, इसका मतलब होता है ऑलवेज डिविजिबल, हमेशा ये क्या करेगा, बढ़ते रहेगा। और हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ सेल्स यानी कि डिवीजन से क्या होता है, अगर सेल है, ये कोशिका है, हिंदी बोले तो कोशिका, और कोशिका में अगर क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन, तो डिवीजन से क्या होता है, सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, यानी सेल्स नंबर जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि कोशिका की संख्या बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, किस चीज से, डिवीजन से। और दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन होगा, अगर डिफरेंशिएशन होगा तो इनसे क्या होगा, कार्यों का बंटवारा होगा। जैसे मान लीजिए 1000 सेल्स हैं, तो 1000 सेल्स में जो है 100 ये काम करेंगे, 500 वो काम करेंगे, और जो रेस्ट बचे दूसरा काम करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों का जो शरीर है, हमारे शरीर में कितने सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं। तो अगर सारे सेल्स एक ही जैसा काम करते तो ये शरीर नहीं ना बन पाता। या जितने भी सारे अंग है, जैसे कि हम लोग का आँख है, आँख जो है हम लोग के पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ, जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं, हम अपने सराउंडिंग को फील कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या है, अगर क्या होगा, डिवीजन होगा, तो इससे क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, सेलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और अगर ये सारे के सारे सेल्स क्या करें, एक ही जैसे कार्य करें, तो शरीर जो है वह सही तरह से नहीं ना कर पाएगा, वाइटल प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वाइटल प्रोसेस में ना श्वसन करेगा, एक तो पाचन है, इधर मतलब कि सारा काम तो एक ही तरह के सेल से नहीं हो सकते। तो इसीलिए क्या किया है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, कार्यों का बंटवारा होता है। क्या होता है, कार्यों का बंटवारा। तो आपको ये याद रखना है क्या, कि जब कोशिका का विभाजन होता है ना, विभाजन यानी कि जब सेल्स बढ़ेंगे तो सेल किससे बढ़ेगा, तो डिवीजन से बढ़ेगा। और डिफरेंशिएशन से क्या होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, यानी कि लेवर ऑफ डिवीजन होता है, लेवर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, रीजन्स है, कहाँ, रूट टिप के ठीक ऊपर है। क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। और इस मेरिस्टेमेटिक जोन्स में इनका जो गुण होता है ना, प्रकृति होता है, क्या होता है, वो हर हमेशा बढ़ते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हर हमेशा अगर बढ़ते रहेगा, अगर डिवीजन है तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, बढ़ती गई बढ़ती, तो क्या होगा,
सेलों की लंबाई में जो है ना वृद्धि होती है, यानी कि इलोंगेशंस होता है। तो ठीक जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक जोन से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके लिए हम लोग इस जोन को क्या बोलते हैं, रीजन्स ऑफ इलोंगेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलोंगेशन। आइए, इलोंगेशंस, ठीक है। तो क्या क्या जी, रूट टिप, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, जोन ऑफ इलोंगेशन। और ठीक जैसे ही हम लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं किसके, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशंस के, तो एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जड़ों में जहाँ पर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स। क्या बोले, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। और ये जब रूट हेयर्स हैं तो रूट हेयर्स किस चीज का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शंस का, जल तथा खनिज लवण का ये अवशोषण करते हैं। जैसे हम लोगों में क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हम लोग करते हैं, उनका पाचन करते हैं। पाचन मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, मतलब कि हम लोग जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, ताकि क्या कर सके, हमारा सेल उनको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, ले सके, अवशोषित कर सके। तो यहाँ पर उनके लिए, और हाँ, उनके लिए क्या है, हमारे सिस्टम में, शरीर सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में विलाई हैं, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। लेकिन इनके केस में, पौधों के केस में क्या है, खास करके रूट सिस्टम में, तो रूट सिस्टम में क्या है, हेयर्स लगे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रोम। इंग्लिश बोले तो रूट हेयर्स। रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं की मदद से क्या होता है, वाटर्स तथा मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जल तथा खनिज लवण जो है, वाटर यानी जल तथा खनिज लवण, खनिज लवण का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लिए जा रहे हैं, रूट हेयर से लिए जा रहे हैं। किस, कहाँ से, जमीन से लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके रीजन्स है ना, यहाँ पर क्या होगा, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता आएगी। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सा जोन कहते हैं, मैचुरेशन जोन कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं रीजन्स ऑफ मैचुरेशन, मैचुरेशन जोन, ठीक है। तो क्या क्या चीज, आपके जड़ में कितने प्रदेश या कितने जोन, तो एक आपका ये रीजन, दूसरा देखिए लिख दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 जोन। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज, कि सबसे अंतिम सिरा ये वाला, दूसरा जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो एक और जोन, तीसरा, और आपके क्या चीज, मेरिस्टेमेटिक, सॉरी मेरिस्टेमेटिक के ऊपर इलोंगेशन, और इलोंगेशंस के ऊपर ठीक क्या है, मैचुरेशन, जहाँ पर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल रोम। और इसमें इसी वजह से क्या आती हैं, परिपक्वता आती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। बात समझ आई। रूट टिप, रूट टिप क्या चीज, सबसे अंतिम सिरा, नहीं। और यहाँ पर क्या है, एक टोपी नुमा संरचना, यानी कि कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक टोपी नुमा संरचना है, जो क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, रूट टिप को करता है, रूट टिप को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट, कि ये जो है ना सुरक्षा रहे, यानी कि यह बचा रहे, प्रोटेक्ट रहे। मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक
टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, इनका गुण ही है क्या करना, सेल डिवाइड करना। क्या है, सेल डिवीजन करना। तो सेल डिवीजन करने से क्या होता है बताया भी तुरंत, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेलों की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होगा तो सेल की संख्या जो है वह क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, अब देखिए मान लीजिए कि कल भी बताए थे, अगर क्या है कोई भी जो है फिक्स्ड है, अगर हम लोग क्या करेंगे इसका जो है, इसमें जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लिए थे कल, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, हवा इसमें भरेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, फूलेगा। एक बढ़िया एग्जांपल से हमारे शरीर में जब हम लोग क्या करते हैं, भूखे रहते हैं ना, तो आप पढ़े होंगे 9th में लिखा रहता है कि हम लोगों का जो क्या होता है, स्टोमक होता है ना, फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल जिस तरह से हम लोग हवा भरते हैं वह धीरे धीरे फूलता जाता है, उसी तरह से जब हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं ना, भोजन लेते हैं तो वह धीरे धीरे उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस कंडीशंस में देखिए क्या है कि जैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते तो आकार बढ़ेगा ना, परिवर्तित होगा ना। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, जो दूसरा क्षेत्र होता है बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलॉन्गेशंस कहते हैं, यानी कि लंबाई वृद्धि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगे हुए, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या है, लगातार बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, आपने देखा होगा, अब देखिए सवाल उठता है यहाँ पर क्या चीज़, कि यहाँ पर ही मेरिस्टेमेटिक सेल क्यों होते हैं, यहाँ भी तो ना होता होगा। या आप जो देखिए प्लांट्स को देख लीजिए, प्लांट्स में हर समय जो है कहीं ना कहीं ब्रांचेज, नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं। और हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग का जो है ना, एक स्टेज के बाद आकर के रुक जाता है ग्रोथ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एनिमल्स के केस में हम लोगों में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, वृद्धि जो है ना एक सीमित समय तक होता है। लेकिन पौधों में देखिएगा क्या होता है, ईयर बाय ईयर नई नई पत्तियां आती हैं, फिर वो झड़ती हैं समय आने के बाद, और उसके बाद फिर पुनः उन्हीं के स्थान पर नई पत्तियां आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एनिमल्स के केस में स्टॉप हो जाता है एक समय आने के बाद, और डेवलपमेंट जो है वो क्या होते हैं, हर समय होते रहे। तो वृद्धि तथा विकास ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। वृद्धि एक निश्चित समय आने के बाद जाता है, वृद्धि रुक जाता है, लेकिन विकास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यशीलता कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, ये सब आप पूरा लाइफ जो है ये ग्रो करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहेंगे, तो मतलब क्या कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, विभोजितकी सेल्स हैं, तो इनका काम ही है क्या करना, विभाजन करना, और विभाजन करेगा तो क्या होगा, एलोंगेशन होगा। तो इसीलिए किनकी तलाश में ये कहाँ होते हैं, देखिएगा कि जो आपके मरुस्थलीय पौधे हैं, क्या है, मरुस्थलीय पौधे, वो क्या होते हैं, उनके जड़ जो होते हैं ना ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा ग्रो, वह दूर दूर तक जमीन से कहाँ जाता है, किसकी तलाश में, इसकी तलाश में, पानी की तलाश में। क्यों, क्योंकि उनका ऐसा आवास है ना, आवास मतलब उनका ऐसा रहन सहन है कि पानी जो है नहीं है आसपास, तो वह क्या करते हैं, दूर दूर तक उनके रूट सिस्टम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं ना कि पौधों में पाए जाने वाले रूट, स्टेम, लीफ, इनका सीधा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके या तो क्या होते हैं, ठीक होते हैं, या दूसरा जो उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं, और उसमें जो देखिएगा क्या चीज़ कि उसमें रूट सिस्टम जो हाईली डेवलप होते हैं कहीं ना कहीं, कि अगर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स क्या है सर्वाइव करते हैं, अगर जिंदा रहने के लिए क्या करना होता है, पर्यावरण के अनुरूप ढलना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जीवों को उस परिवेश से बाहर जाना होगा, या नहीं तो मरना होगा। यही क्या है, प्रकृति का नियम है, जो हम लोगों के साथ भी हुआ और हम लोग बदले, तब आज हम लोग संसार से निकल चुके होते, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ढालना सीखा। अगर ऐसा नहीं रहता तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते। तो ये इसी का नाम क्या है, अनुकूलन। क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन क्या, पर्यावरण के अनुरूप ढलना, यही क्या कहलाता है, अनुकूलन। जो क्या करता है, जीवित रहने में मदद करता है और प्रजनन कार्यों में भी मदद करता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो आज हम लोग इस दुनिया में नहीं रहते।
रूट टिप पर कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन्स, जोन ऑफ इलॉन्गेशंस और रीजन्स ऑफ मैचुरेशन या जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, चलिए रूट टिप पर रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन मेरिस्टोस, दैट मीन्स ऑलवेज डिविजिबल, हर हमेशा बटेंगे, तो हर हमेशा बटेंगे तो क्या होगा, का क्षेत्र है, क्या है, लंबाई वृद्धि का क्षेत्र। जोन ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन लंबाई वृद्धि का क्षेत्र। और चौथा जो है वो क्या है, मैचुरेशन, इसको क्या बोलते हैं, परिपक्वन का क्षेत्र। परिपक्वन क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर, यानी कि मूल रोम लगे, इसी की सहायता से ये क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको वाटर मिनरल्स, और हम लोग जानते हैं कि जल का जो काम होता है वह क्या होता है, पौधे को सहारा प्रदान करना और साथ साथ क्या करना, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। ये क्या है इनके प्राथमिक काम। हम लोग का प्राथमिक काम क्या है, हम लोगों का प्राथमिक काम है पढ़ाई करना, नहीं है, लेकिन सुनिए, हम लोग प्राथमिक काम को छोड़ करके दुनिया में जितना काम है हम लोग सब करते हैं ना। तो हम लोगों में भी, हम लोग के रूप में अंतर होगा कि नहीं, बताइए। तो जर का मॉडिफिकेशंस क्या है, नहीं बताए हैं, जर का मॉडिफिकेशंस क्या है, सब में वही रूल लागू होता है, नहीं, सब में वही नियम। क्यों, क्योंकि हम लोग भी एक क्या हैं, एनिमल्स हैं, और हम लोग क्या हैं, विकसित प्राणी हैं। और विकसित प्राणी में हम अपने आप को, यानी मानव अपने आप को क्या कहता है, हाईली एडवांस ऑर्गेनिजम्स कहता है। इसका जो है मस्तिष्क जो है क्या है, विकसित है, नहीं है, हाईली एडवांस। इसीलिए हम लोग दुनिया के हर एक जीवों पर राज भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वही चीज, जड़ अपने कार्यों को छोड़ करके, प्राइमरी कार्यों को छोड़ करके, प्राथमिक कार्यों को छोड़ करके क्या करते हैं, अन्य दूसरे कार्य करने लगते हैं। दैट मीन्स कि वाटर एंड एब्जॉर्प्शन के बदले, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी के बदले वो क्या करते हैं, भोजन, श्वसन, प्रजनन, अन्य सारे कार्य करने लगते हैं। तो इनके रूप में क्या होता है, अंतर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। तो प्राइमरी कार्य को नहीं छोड़ना है। अगर ये सब काम करे, रिस्पायरेशन करे, आपका भोजन संग्रह करे, प्रजनन करे, परजीवी का काम करे, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी का काम करे, अगर ये सब के सब करे लेकिन ये नहीं करे तो जड़ का संभव है अस्तित्व, आइए। तो इसीलिए प्राइमरी काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या भोजन स्टोर होंगे, नहीं होंगे, क्या शोषण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा जी। तो प्राइमरी काम को कभी नहीं छोड़ना है, हर हाल में नहीं छोड़ना है, नहीं ना छोड़ना है। टैप रूट सिस्टम, हाँ, टैप रूट सिस्टम का ओरिजिनेशन कहाँ से, बोलिए, रेडिकल से, रेडिकल से, मूलांकुर से। और जब क्या करता है कि जब अपने कार्य को छोड़ करके अन्य दूसरे कार्य करने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन। और टैप रूट के मॉडिफिकेशंस में आपके तीन तरह के जो है मूसलाजर होते हैं, 3 प्रकार है इनका मॉडिफिकेशंस में। पहला है आपका फ्यूजीफॉर्म। क्या है, फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म इसको क्या कहते हैं हिंदी में, तर्कुरूप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, तर्कुरूप मूल। दूसरा है आपका नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म, इसको क्या कहते हैं, कुंभी रूप, कुंभी रूप मूल कहते हैं। और आगे जो है वो है कॉनिकल। क्या है, कॉनिकल, इसको कहते हैं शंकुरूप, शंकुरूप मूल। तो टैप रूट के कितने मॉडिफिकेशन, 3 मॉडिफिकेशन। कितने मॉडिफिकेशन, 3 मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस मतलब, मॉडिफिकेशंस मतलब रूपांतरण। और रूपांतरण में ना आकार में परिवर्तन, आकार में बदलाव। आकार में बदलाव क्यों, हाँ, तो कार्य में बदलाव या कार्य में परिवर्तन नहीं। तो जर काम, मेन फंक्शंस, इनके अलावे कार्य करने लगते हैं तो इनका भी क्या हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, रूप में बदल जाता है, नहीं। तो जिसमें क्या होता है, टैप रूट सिस्टम में 3 तरह के मॉडिफिकेशंस हैं, फ्यूजीफॉर्म है, नेपीफॉर्म है और
कॉनिकल, मूली है, क्या है, मूली। और अगर हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखें ना, स्ट्रक्चर मतलब कैसे उनके क्या है, संरचना है, तो संरचना में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो देखिएगा कि जो उनका क्या है ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा कहाँ से, जहाँ पर इनके क्या लगे हुए हैं, स्टेम सिस्टम्स लगे हुए हैं। देखिएगा क्या चीज़ होता है कि जहाँ पर से लगे हैं वहाँ देखिएगा क्या है, इनका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो छोटा होता है किसकी अपेक्षा, बीज की अपेक्षा होता है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे ना, इसके नीचे आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बीच में यानी कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा जगह आएगा जहाँ से ये क्या होते चले जाते हैं, पतले चले होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा संकीर्ण हो जाएगा। तो इस तरह का अगर रहेगा ना अरेंजमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजिफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्यूजिफॉर्म। क्या, फ्यूजिफॉर्म। और जहाँ भोजन संग्रह होता है ना ऊपर में, इस पोर्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। बात करें हम लोग नेपीफॉर्म की, नेपीफॉर्म में क्या होता है, इस पोर्शंस में जो है आपके जैसे ऊपर में जहाँ से स्टेम लगे हुए हैं, क्या होगा, ये बॉल नुमा संरचना लिए हुए रहता है, गेंद नुमा संरचना लिए हुए रहता है, और अचानक यह क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नेपीफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेपीफॉर्म। सलजम में, बीट में इस तरह का क्या होता है, मॉडिफिकेशंस। तो इसको क्या बोले, भोजन हाइपोकोटाइल। और तीसरा एग्जाम्पल जो है आपका यहाँ क्या है, बीट, टर्निप, इसका हिंदी चुकंदर, नहीं सलाद बना करके हम लोग खाते हैं। और दूसरा क्या है, टर्निप सलजम। क्या, उसके बाद है कॉनिकल। क्या है, कॉनिकल। इसका उदाहरण है गाजर है, इसका उदाहरण। और देखिएगा गाजर जो है किस आकृति के होते हैं, इस आकृति के होते हैं। क्या, तो ये कैसा है, कॉनिकल लिए हुए, अब लग रहा है गाजर। अच्छा। और हाँ, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, तीनों रूट देखेंगे ना तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, हेयर्स लगे हुए हैं। तो ये क्या है आपका, प्राइमरी रूट्स है। क्या है, प्राइमरी रूट है। क्या है, प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक जड़। ये आपका जो है इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक जड़। क्या बोलेंगे, द्वितीयक जड़। ये आपका क्या चीज, प्राइमरी। और इनसे जो क्या निकलेंगे, हेयर लाइक रूट स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट बोलेंगे। और अगर इनसे और ब्रांचेज होंगे तो उसको हम लोग टर्सरी बोलेंगे। तो मूली, गाजर और सलजम क्या है, प्राइमरी रूट सिस्टम्स। क्या है, प्राइमरी रूट सिस्टम, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भोजन जमा है, भोजन क्या है, स्टोर्ड है, इसीलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी जितने भी आपके रूट सिस्टम है उसको हम लोग नहीं खाते। जहाँ भोजन जमा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में इनका सेवन करते हैं। तो कॉनिकल, यहाँ पर भी आपका क्या चीज़, हाइपोकोटाइल। लेकिन ऊपर जो है स्टेम पोर्शंस पे क्या है, संकीर्ण है। जैसे हम लोग नीचे आएंगे आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ से क्या होता है, संकीर्ण होते चले जाते हैं, धीरे धीरे जो है छोटा होते चला जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिप पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपके जो है बीट में या टर्निप में जो है आपके क्या आते हैं, एक बॉल नुमा, गेंदनुमा बनता है, जो कि सडनली अचानक क्या हो जाता है, छोटा होकर के जो है ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पर जो है मूली, गाजर और सलजम। हम लोगों का पहला सवाल है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने
कॉर्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियां देखी, जिन्हें उन्होंने सेल यानी कि कोशिका का नाम दिया। दूसरा सवाल है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे हम लोग जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तीसरा सवाल है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। चौथा सवाल है कि कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल हैं। जवाब में हम लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल हैं। पांचवा सवाल है कि किस कोशिकांग को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। छठा सवाल है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। सातवां सवाल है कि लवक कहाँ पाए जाते हैं। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। आठवां सवाल है कि कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है। जवाब है कि कोशिका के दो अंगक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक जिसमें डीएनए पाया जाता है। नवा सवाल है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 10वां सवाल है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। तो कोशिका भित्ति करी और निर्जीव होती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वह पारगम्य एवं सजीव होती हैं। 11वां सवाल है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसीलिए इनको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। 12वां सवाल है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे नहीं। 13वां सवाल है कि गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो पाया जाता है कोशिका में। 14वां सवाल है ल्यूकोप्लास्ट के क्या कार्य हैं। तो इनका जो काम होता है वह है खाद्य संचय का। 15वां सवाल है अंतःप्राद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं 2 प्रकार की, चिकनी और खुरदरी या दानेदार जिसे हम लोग कह सकते हैं। 16वां सवाल है कि कौन सी कोशिकीय संरचना जीन वाहक करती है, जीन वाहक होती हैं। तो जवाब में लिखेंगे डीएनए। क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम्स की तरह दिखलाई पड़ते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय दिखलाई पड़ते हैं। 18वां सवाल है जीन किसे कहते हैं। तो जवाब में लिखेंगे हम लोग डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। 19वां सवाल है कि क्रोमोसोम्स का निर्माण किन घटकों से होता है। तो क्रोमोसोम्स का निर्माण जो है मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स, क्रोमोनिमाटा या सेंट्रोमियर घटकों से होता है। अगला है कि 20वां सवाल केंद्रिका कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। 21वां सवाल है कि किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है नहीं होता है। 22वां सवाल है कि कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। 23वां सवाल है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के द्वारा होता है। 24वां सवाल है कि पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। परासरण विधि द्वारा होता है। 25वां सवाल है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो कोशिकाओं से बने होते हैं। 26वां सवाल है कि कोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका के किस क्रिया द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। 27वां सवाल है कि एक ऐसी कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे अमीबा, यानी अमीबिक कोशिका जो है वो क्या करते हैं, अपना आकार परिवर्तित करती हैं, बदलती हैं। 28वां सवाल है कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो हम लोग लिखेंगे जवाब में जीव के शरीर के आकार पर। 29वां सवाल है कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया। तो मैक्स मुग्ज ने जो है बताया। 30वां सवाल है कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। तो विर्चाओ ने बताया। 31वां सवाल कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव द्रव कहते हैं। 32वां सवाल है कि कोशिका भित्ति किसके कारण
कड़ी तथा निर्जीव होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है होती है। 33वां सवाल है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किस कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अमर जंतु किसे कहते हैं? तो अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना को हम लोग अमर जंतु कहते हैं। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? तो पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। 36वां है कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो डिक्टियोसोम्स कहते हैं। कोशिका की रसधानियों के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोब्लास्ट कहा जाता है। 38वां है सवाल कि केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे केंद्रक द्रव में। 40वां सवाल है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में होता है। 41वां सवाल है कि क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड किस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या संयोजित रहते हैं? तो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। 42वां सवाल है कि क्रोमोसोम्स के शीर्ष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेलोमेयर्स कहा जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 46। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो पतले और लंबे धागे या तार की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। रंगहीन या श्वेत प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। 47वां सवाल है कि गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्ट्रोमा कहते हैं। संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का गुण परिलक्षित नहीं होता है, तो झिल्ली के अभाव में। 50वां सवाल है कि फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं।